हमारे तमाम ही पैनलिस्ट ने बहुत ही अच्छे अंदाज में मुख्तलिफ पहलू, हमारे असद मिज़रा साहब ने खासतौर से जो मीडिया के ताल्लुक से बातें कही और उस मैदान में जो कुछ हमें करना चाहिए उस पहलू से बातें फरमाई। हमारे एडवोकेट असलम साहब ने जिस तरह से कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमारी रहनुमाई की कि किस तरह इन वैल्यूज का और आइडिया ऑफ इंडिया जिस बुनियाद पर है उसका डीजनरेशन कैसे हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है। और एसकेआर इलियास साहब ने पूरा नक्शा हमारे सामने खींचा है कि हमारा मुल्क किन बुनियादों पर कायम है और वो कौन सी कॉमन बुनियादें हैं जिनकी हिफाजत जरूरी है और जिन बुनियादों को आज हर पहलू से खतरा है उनको हम कैसे रोक सकते हैं। हमारे आखिरी पैनलिस्ट जनाब नवीन कुमार जी ने बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में, बहुत ही लॉजिकल और तार्किक अंदाज में और बहुत साहस और हिम्मत के साथ, इसकी परवाह किए बगैर कि लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे, उसकी परवाह किए बगैर जितनी बॉल्डली आपने अपने ख्यालात का इजहार किया, मैं समझता हूं उनके ख्यालात को एक्सप्रेस करने का अंदाज सिर्फ लॉजिकल नहीं था, तार्किक सिर्फ नहीं था, लेकिन वो मैं समझता हूं दिल की गहराई से और एक दर्द और तड़प के साथ वो अपनी बातें बयान कर रहे थे कि इस खतरे को वो जैसे महसूस कर रहे हैं और उस पहलू से हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं और जिन कमजोरियों की वजह से ये खतरे आज इतनी खतरनाक सूरत अख्तियार कर चुके हैं। नवीन कुमार जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है, मैं समझता हूं कि वो एक शब्द काफी है आज के हालात को बयान करने के लिए। उन्होंने हिंदी में भयावह शब्द का प्रयोग किया, तो मुझे लगता है कि आज के हालात वाकई भयावह है, जिसको अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो हॉरिफिक। लेकिन ये बात हमारे सामने रहे और चूंकि मुझे सदारती कलिमात में ये बात जरूर कहनी चाहिए जिनकी तरफ हमारे नवीन साहब ने भी इशारा किया है कि हमें करना क्या चाहिए, किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो बहुत वाज़ेह तौर पर उन्होंने भी फरमाया है। मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाते हुए ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा मुल्क ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, अंग्रेजी साम्राज्यवाद का गुलाम रहा तकरीबन 200 साल। वो राजा थे, हम प्रजा थे, हम गुलाम थे, आजाद नहीं थे। लेकिन हमने जिस तरह से एकजुट होकर, बावजूद इसके कि यहां अलग अलग मजहब के मानने वाले, अलग अलग जबानें बोलने वाले, अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज रखने वाले, अलग अलग ट्रेडिशंस और रिवायात और कल्चर रखने वाले तमाम लोगों ने मिलकर अपनी आइडेंटिटी पर, अपने धर्म और आस्था पर और अपनी पहचान पर कोई कंप्रोमाइज न करते हुए, कोई समझौता न करते हुए, उस पर मजबूती से बाकी रहते हुए, अपनी पहचान और आइडेंटिटी के साथ मिलकर उन्होंने कुर्बानियां पेश की और आजादी की लड़ाई और जद्दोजहद को उन्होंने लड़ा। और एक बड़ी ताकत जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज गुरूब नहीं होता, उस बड़ी ताकत को हमने अपनी यूनिटी
डाइवर्सिटी और प्लुरलिटी के बावजूद हमने उसको हासिल किया आजादी को, वो एक बड़ी कामयाबी थी। वो बात मैंने इसलिए अर्ज की, आज का खतरा भी उससे कम नहीं है, आज की गुलामी भी उससे कम दर्जे की नहीं है। फर्क इतना है कि जिस सोच ने इस देश को गुलाम बनाने की कोशिश की है और कर रहे हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं, हमारे अपने हैं, इसी देश के रहने वाले हमारे भाई हैं, लेकिन सोच उनकी वो नहीं है। यहां आइडिया ऑफ इंडिया को हमने मौजू बनाया है, लेकिन उनका एक आइडिया ऑफ अदर इंडिया है और वो आजादी से पहले से है। 1925 में बाकायदा संस्था स्थापित हुई, ऑर्गेनाइज तौर पर उन्होंने उसको कायम किया। अब वो 100 साल पूरे करने जा रहे हैं। तो उनका जो इंडिया है वो आइडिया ऑफ अदर इंडिया है, और वो आइडिया ऑफ इंडिया जो हमारा दस्तूर और संविधान देता है वो उससे सिर्फ अलग नहीं है, बल्कि उसका अपोजिट है। हमारा मुल्क आजादी के बाद हमने सबने मिलकर जो दस्तूर बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें सबसे बड़ी बात इंक्लूसिवनेस है, समावेशी, सबको शामिल करने वाला है। ये भारत तब भारत है, ये इंडिया तब इंडिया है जब वो सबका है, जब उसमें सब बराबर हैं, जब उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, जब उसमें कोई छूत और अछूत नहीं है, जब वहां किसी भी आधार पर भेदभाव न हो, वहां किसी ग्रुप को अपनी संख्या के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई बड़ाई और सुप्रीमेसी करने का अधिकार न हो, किसी को कोई प्रिविलेज और विशेषाधिकार न हो, ऐसा भारत। और हमने उस दस्तूर में 4 बुनियादी वैल्यूज को शामिल रखा। सबसे बड़ी बुनियादी वैल्यू इक्वालिटी, समानता, जिस पर काफी देर बात हो चुकी है, लेकिन हमारे पैनलिस्ट ने बताया और खासतौर से हमारे नवीन कुमार जी ने, किस तरह ये इक्वलिटी आज दरहम बरहम हो रही है हर मैदान में, शिक्षा में, न्याय में, सबको बराबर, पॉलिटिक्स में, जुडिशरी में, एजुकेशन में। और दूसरी बड़ी जो बुनियाद है वो है लिबर्टी एंड फ्रीडम, सबको आजादी, अपने विचार की आजादी, आस्था की आजादी, लोगों से असहमत होने की आजादी, सरकार से असहमत होने की आजादी। ये आजादी और ये लिबर्टी, ये सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत है डेमोक्रेसी। आज हम देख रहे हैं कि इस आजादी पर कितना ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। अगर कोई सरकार के खिलाफ कोई बात कह दे या सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ कोई बात कहे तो उसे एंटी नेशनल कहा जाता है। और कितने लोगों को इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है, कितने बेकसूर और मासूम लोग, नौजवान जेलों में सिर्फ इस वजह से हैं कि उन्होंने सरकार की राय के खिलाफ अपनी राय का इजहार किया हौसले के साथ। तो आज यह फ्रीडम और आजादी एक बहुत बड़े खतरे से हम दो चार हैं। तीसरी वैल्यू जस्टिस है, न्याय सबके लिए, हर तरह का न्याय, उसमें कोई भेदभाव ना हो। और चौथा है फ्रेटर्निटी और आपसी प्रेम, भाईचारा, बंधुत्व जिसको कहा गया।
ये चारों वैल्यूज हमारी आज पूरे इन चारों वैल्यूज पर हमला हो रहा है। और सबसे ज्यादा मैं समझता हूं आजादी पर और फ्रेटर्निटी। पिछले 10-11 सालों में जो कुछ हम देख रहे हैं, पहले भी ये वैल्यूज कमजोर हुई हैं, इससे पहले भी, लेकिन 10-11 सालों में जो हुआ है वो बहुत तेजी से इसका डीजनरेशन हुआ है। हमारी जुडिशरी आज डरी हुई है। हमारी जुडिशरी आज जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनको उनकी नाराजगी को बर्दाश्त करने की शायद हिम्मत नहीं रखती। मीडिया का हाल आपने सुन लिया, लेकिन इन हालात में हम मायूस नहीं हैं और नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात को मुकम्मल करते हुए अर्ज करता हूं, हमारे मुल्क में वो ताकत और कुव्वत मौजूद है कि हमने अंग्रेजों की ताकत से मुकाबला करते हुए आजादी हासिल की, और उसके बाद जैसे हम आजाद हुए तो हमारे आइडिया ऑफ इंडिया पर और हमारी आजादी पर और उन वैल्यूज पर जो हमले हुए, सबसे पहला हमला आजादी के चंद महीनों के बाद 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी का कत्ल। वो सिर्फ एक फर्द का कत्ल नहीं था, वो आइडिया ऑफ इंडिया पर एक बड़ा हमला था। उसके बाद एक लंबा सिलसिला कम्युनल राइट्स का चला और हजारों की तादाद में जाने गई। 1975 आया, इमरजेंसी लागू हुई, डिक्टेटरशिप का खतरा हमारे सामने आया, लेकिन हमारा मुल्क खड़ा हो गया, बेदार हो गया और आवाम जागी और हमने डिक्टेटरशिप के खतरे से मुकाबला किया और उसको रोकने में कामयाब हुए। उसके बाद 1984 में सिखों के खिलाफ जिनोसाइड हुआ, कत्लेआम हुआ। अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई। वो सिर्फ एक मस्जिद शहीद नहीं हुई, वो एक सिर्फ इमारत नहीं थी, बल्कि हमारा आइडिया ऑफ इंडिया और भारत की जो बुनियाद है उस पर वो हमला था। 2002 में गुजरात में कत्लेआम हुआ, वो भी आइडिया ऑफ इंडिया को कुचलने का एक खतरनाक कोशिश थी। वहां से आगे बढ़ते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हम तमाम खतरों का मुकाबला करने की ताकत और कुव्वत हमारे मुल्क में, हमारी आवाम में है। और सबसे बड़ी कुव्वत यह है कि हम इस मुल्क में इत्तेहाद और यूनिटी पैदा करें। सारे तबकात को, हमारे नवीन साहब ने याद दिलाया कि हमारे कमजोर तबके, हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, हमारी औरतें, बहनें, हमारे नौजवान युवा, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहां पर एक बहस और डिस्कोर्स शुरू होना चाहिए। और मैंने सिर्फ 5 पॉइंट करने के वो मैंने नोट किए। सबसे पहली जो चीज है वो है अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया। आम भारतीयों, आम सिटीजन्स ऑफ इंडिया को एम्पावर करना, अवेयर करना कि वो उनकी ताकत क्या है। ये हुकूमतें हम बनाते हैं, लोग हम चुनते हैं, ये हमारे सेवक हैं। उनसे हिसाब मांगना, उनसे सवाल करना, उनकी कारकर्दगी का जायजा लेना और मौका आने पर उनको बदल देना, ये ताकत जो आवाम की है, इस ताकत को आवाम में इसकी बेदारी पैदा करने की जरूरत है। और दूसरी चीज, बांटो और राज करो की जो राजनीति अंग्रेजों ने चलाई थी, आज ये फासिस्ट और कम्युनल हुकूमत हमको मजहब की बुनियाद पर
और अलग अलग बुनियादों पर, कास्ट की बुनियाद पर तकसीम करके राज करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, उसका जवाब यह है कि हम एक यूनिटी और एक इत्तेहाद के साथ हम आगे बढ़ें। हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आज इख्तिदार में बैठे हुए लोगों से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उनकी आजादी और उनकी फेयरनेस, उसको बचाने की जरूरत है, उनको बेदार करने की जरूरत है कि तुम सरकार के गुलाम नहीं हो, तुम पॉलिटिकल एजेंडा को तो करने की तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम आजाद हो, तुम कानून और दस्तूर के मुताबिक काम करो। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, ब्यूरोक्रेसीज, मीडिया का हाल हमारे सामने है, लेकिन उसको खड़ा करने की जरूरत है। छोटा मीडिया, हमारा वेब मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, उसकी रीच आजकल बहुत बढ़ती जा रही है, उसको मजबूत करने की, और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जो लोग हैं उन लोगों को हम मजबूती दें कि वो सही बात कहने की हिम्मत और जुर्रत रख सकें। जुडिशरी को भी आज फियरलेस और फेयर जुडिशरी बनाने के लिए हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे जजेस, हमारी अदालतें बिना किसी डर के और बिना किसी को खुश करने की नीयत से इंसाफ करने की कोशिश करें। हमारे जिस तरह के फैसले आ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि हमारी जुडिशरी भी डरी हुई, हमारी जुडिशरी भी एक पॉलिटिकल एजेंडा को टो करने के रास्ते पर चल पड़ी है। और खासतौर से हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारे यूनिवर्सिटीज और हमारे इंटेलेक्चुअल सेंटर्स, इनमें डिबेट और डिस्कोर्स का एक माहौल और वातावरण हम पैदा करें, और हम इस देश की बहनों को और महिलाओं को, वीमेन को भी फोकस करें, वो भी बेदार हों। और ये पूरा मुल्क अगर अपनी हैसियत को पहचान ले और यहाँ के आवाम अगर अपनी ताकत को जान ले, तो फिर हम इस मुल्क को और जो कुछ इस मुल्क में गलत हो रहा है उसका मुकाबला करने में इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। मैं एक बार फिर हमारे तमाम पैनलिस्ट हजरात का भी और हमारे ऑर्गेनाइजर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस बहुत ही अहम मौजू पर उन्होंने ये डिस्कशन रखा, और ये बात आगे तक बढ़नी चाहिए और मैदान में कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करें हम, और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको अदा करने की कोशिश करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।